गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण और डाईएजो समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। तो देखिए आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं जल अपघटन। जल अपघटन की क्रिया में हम देखते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। जल के दो अणुओं से क्रिया करेगा। ये जल है और जल के दो अणुओं से ये क्रिया करके बनाएगा मेथिलेमीन और साथ ही फॉर्मिक अम्ल बनेगा। और अम्ल की उपस्थिति में ये जल अपघटन की अभिक्रिया होती है। देखिए ये है मेथिल साइनाइड, जल के दो अणुओं से क्रिया कर रहा है, CH3NH2 बनेगा। देखिए CH3N यहां तक हमने लिखा और ये दो हाइड्रोजन लिया है ना, ये दो हाइड्रोजन इसमें हमने ऐड किया। ये तो ये CH3NH2 बना। अब इसके बाद देखते हैं HCOOH, फॉर्मिक अम्ल बन रहा है। ये क्या बना? मेथिल एमीन। तो हमने ये देखा जल अपघटन की क्रिया जब हम अम्लीय माध्यम में करते हैं तो पानी के दो अणु आपस में क्रिया करते हैं और मेथिलेमीन बनता है, साथ ही फॉर्मिक अम्ल बनता है। और क्षारीय माध्यम में जल अपघटन इसमें नहीं होता है। एक बार फिर ध्यान चाहूंगी। देखिए आप देख रहे हैं जल अपघटन है ना, तो जल अपघटन में आपने क्या लिया है? मेथिल आइसोसाइनाइड लिया है और पानी के दो अणु लिए हैं अपने, तो इसमें से दो हाइड्रोजन इस N के साथ जुड़ जाएंगे और ये मेथिलेमीन बना। अब देखिए H और ये C, बीच में डबल OH आ जाएगा। ये किसका सूत्र है? फॉर्मिक अम्ल का। तो जल अपघटन क्रिया में अम्लीय माध्यम में जब जल अपघटन की क्रिया होती है तो क्या बन रहा है? मेथिलेमीन बन रहा है और फॉर्मिक अम्ल बन रहा है। वहीं हम देखते हैं कि क्षारीय माध्यम में जल अपघटन की क्रिया नहीं होती है ना। ये समझ गए ना, जल अपघटन क्या बना? मेथिलेमीन बना और फॉर्मिक अम्ल बना। अब इसके बाद देखते हैं अपचयन। अपचयन या रिडक्शन किसको कहते हैं आप? क्या जुड़ता है अपचयन में? हाइड्रोजन जुड़ता है। तो जो अपचयन की क्रिया होती है इसमें प्लेटिनम और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है।
तो देखिएगा, सबसे पहले CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना। हम दोनों उदाहरण लेते हैं। चलिए, C6H5NC, इसका नाम क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड। और इसका नाम क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ भी हम हाइड्रोजन की क्रिया करवा रहे हैं और यहाँ भी दो अणु हाइड्रोजन की क्रिया करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ भी आप प्लेटिनम और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, देखिएगा, CH3 और NH हो जाएगा और CH3। देखिए, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, है ना। अब इसका नाम क्या हुआ? डाई एथिल एमीन। डाई मेथिल एमीन। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो मेथिल आइसोसाइनाइड है, हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है? 2 बार मेथिल है, इसलिए डाई मेथिल NH मीन्स एमीन, डाई मेथिल एमीन बना। इसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एनिलीन। मेथिल एनिलीन इसका नाम हुआ। देखिए यहाँ ये क्या था? फेनिल आइसोसाइनाइड है, हाइड्रोजन से क्रिया किया, 4 हाइड्रोजन है इसमें। देखिए, इसमें से 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एनिलीन, है ना। ये NH2 रहता, यदि ये नहीं रहता तो एनिलीन नाम होता। तो इसमें मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया मेथिल एनिलीन। इसके पश्चात हम योगात्मक अभिक्रिया देखेंगे। योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, योगात्मक अभिक्रिया, सबसे पहले हम लेते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड और यह अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा मेथिल एमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए बच्चों, CH3NC और ये जुड़ जाएगा इसमें Cl2, ठीक है। इसमें जुड़ गया। अब इसका नाम होगा मेथिल एमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये चूंकि इसमें क्लोरीन जुड़ रहा है इसलिए योगात्मक अभिक्रिया है और हमें क्लोरीन और मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया के पश्चात
उत्पाद के रूप में मिल रहा है मेथिल एमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा CH3 मेथिल आइसोसाइनाइड, इसकी अभिक्रिया यदि हम सल्फर से करवाएं तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? यहाँ भी एडिशन अभिक्रिया होगी और मेथिल आइसोथायोसाइनेट मिलेगा आपको। देखिए CH3NCS, इसका नाम देखिए, इसमें जुड़ रहा है, केवल ये इसमें जुड़ जाएगा, है ना। ये क्या है? सल्फर है और ये क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल और आइसोथायोसाइनेट। ये भी योगात्मक अभिक्रिया है, एस इसमें जुड़ रहा है। तो समझ में आया आप लोगों को? एस इसमें जुड़ गया। अब नाम देखिए मेथिल आइसोथायोसाइनेट। अब अगली अभिक्रिया इसी में हम देखते हैं HgO। HgO के साथ अभिक्रिया होगी तो हम ये देखते हैं यहां भी योगात्मक अभिक्रिया होता है। इसमें भी ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये जुड़ जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका नाम देखिएगा। ये भी योगात्मक अभिक्रिया हो यहाँ पे। इसके पश्चात देखते हैं अगली अभिक्रिया समावयीकरण। इसका नाम देखिए मेथिल आइसोसाइनेट। तो ये देखिए मेथिल आइसोसाइनाइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें देखते हैं मेथिल आइसोसाइनेट आपको प्राप्त हो रहा है और मरकरी इसमें अलग हो रहा है। अब देखेंगे समावयीकरण, अगली अभिक्रिया। समाव्यता आप जानते हैं, समाव्यता जानते हैं आप, आइसोमेरिज्म। समाव्यता जानते हैं ना, क्या को बोलते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयी कहलाते हैं और ये गुण कहलाता है समाव्यता। तो हम देखते हैं समावयीकरण। तो हम ये देखते हैं कि जो आइसोसाइनाइड है उसे हम 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इसका नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड है वो एल्किल साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है, RCN बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एल्किल साइनाइड। तो यहां पर आप देखिए इसका अणुसूत्र आइसोसाइनाइड का और साइनाइड का समान है किंतु केवल संरचना में अंतर है। यहाँ एल्किल और कार्बन के बीच में नाइट्रोजन बीच में है और यहाँ कार्बन बीच में है, तो इसलिए ये एक दूसरे के समावयी है। तो ये था
आइसोसाइनाइड का रासायनिक गुण। इसके पश्चात हम देखते हैं एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड में अंतर। तो सबसे पहला अंतर देखिएगा सूत्र का। सूत्र में देखिए एल्किल साइनाइड का सूत्र क्या है, RCN, है ना। और आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या है, RNC, है ना। और दूसरा अंतर है इसमें गंध का। गंध देखते हैं एल्किल साइनाइड का गंध जो है ईथर की तरह मधुर गंध होता है इसका। इसका गंध कैसे होता है, ईथर की तरह मधुर होता है। वहीं हम देखते हैं कि एल्किल आइसोसाइनाइड का गंध कैसा होता है, तीखी दुर्गंध होती है इसमें। कैसी होती है, तीखी दुर्गंध होती है। क्वथनांक देखते हैं, जो एल्किल साइनाइड है उसका क्वथनांक उच्च होता है, जैसे मेथिल साइनाइड है, इसका क्वथनांक होता है, क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट 81.5 डिग्री सेल्सियस, और मेथिल आइसोसाइनाइड का क्वथनांक होता है 60 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एथिल साइनाइड है उसका क्वथनांक होता है 98, और एथिल आइसोसाइनाइड का क्वथनांक होता है 87 डिग्री सेल्सियस। अब हम अगला गुण देखते हैं जल अपघटन। क्या देखते हैं, जल अपघटन देखते हैं। जल अपघटन के पश्चात अम्लीय जल अपघटन में एसिटिक अम्ल और अमोनिया बनता है साइनाइड में। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है और अमोनिया बनता है। किस माध्यम में, अम्लीय जल अपघटन में। ठीक है, अम्लीय जल अपघटन में क्या बना, कल आपने देखा था अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल बना और अमोनिया बना। और आइसोसाइनाइड में देखते हैं फार्मिक अम्ल बनता है और प्राथमिक एमीन बनता है। ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है और प्राथमिक एमीन बनता है। विलेयता देखते हैं, जल में ये विलेय होते हैं। जबकि आइसोसाइनाइड को देखते हैं जल में अल्प विलेय होते हैं। जल में अल्प विलेय होते हैं।
और जो क्षारीय जल अपघटन होता है, क्या क्षारीय जल अपघटन होता है, तो हम देखते हैं ये प्राथमिक एमीन बनाते हैं। कौन? साइनाइड। देखते हैं यहाँ अगला अंतर, क्षारीय जल अपघटन तो क्षारीय जल अपघटन की क्रिया होती है बच्चों, तो प्राथमिक एमीन बनता है और एल्किल आइसोसाइनाइड कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्षारीय जल अपघटन में इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसी तरह से स्टीफन अभिक्रिया देखते हैं, जिसको कि आप आंशिक अपचयन कहते हैं। अपचयन, ये स्टीफन अभिक्रिया देता है जिसमें एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है और ये स्टीफन अभिक्रिया नहीं देता। ये स्टीफन अभिक्रिया नहीं देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, तो ताप का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना भी इसे गर्म कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसको आपने क्या देखा, ये समावयवी में परिवर्तित हो जाता है ना? समावयवी में परिवर्तन हो जाता है इसमें। अर्थात आइसोसाइनाइड है तो क्या बन जाता है? साइनाइड हो जाता है। इस तरह से हमने ये अंतर देखा किसमें? एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड में। और इस अंतर को परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इसे याद करके अभ्यास कीजिएगा। और जहां जहां पर जैसे कि स्टीफन अभिक्रिया देता है तो इसका भी आप अभिक्रिया लिखिएगा अलग से, है ना? ये जैसे खत्म हो गया तो इसके बाद नीचे भी स्टीफन अभिक्रिया करके एक लाइन में स्टीफन अभिक्रिया लिखिएगा। कल हमने स्टीफन अभिक्रिया पढ़ा था, इसलिए मैंने फिर से नहीं लिखा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र है C6H5N2Cl। तो सबसे पहले
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग देखते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का बहुत ही ज्यादा औद्योगिक महत्व है बच्चों। और ये औद्योगिक महत्व किन क्षेत्रों में है वो देखिएगा। रंजक बनाने में, प्रायः एजो रंजक बनाया जाता है इससे। और दूसरा औद्योगिक महत्व है औषधि बनाने में। इसके अन्य उपयोग हैं सूचक के रूप में। आपने अनुमापन किया है टाइट्रेशन, तो जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो मेथिल ऑरेंज सूचक के रूप में आप उपयोग करते हैं। तो मेथिल ऑरेंज किससे बनता है? ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इससे बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एरोमेटिक यौगिक इससे बनाए जाते हैं। एरोमेटिक यौगिक बनाने में तो तीन महत्वपूर्ण उपयोग हैं इसके। एक तो औषधि विज्ञान में इसका उपयोग है, रंजक बनाने में इसका उपयोग है, सूचक के रूप में इसका उपयोग होता है, और बहुत से एरोमेटिक यौगिक बनाने में भी इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। अब देखते हैं परिभाषा या बनाने की विधि। आपने पिछली कक्षाओं में डाइएजोटीकरण पढ़ा है, डाइएजोटीकरण है ना। तो क्या परिभाषा होगी इसकी? देखिए तीन चीजें लेते हैं हम, एरोमेटिक एमीन, साथ में लेते हैं सोडियम नाइट्राइट और लेते हैं HCl। तीनों को मिलाने पर ठंडे में, है ना, ठंडे में ये तीनों को मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसे आप डाइएजोटीकरण कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब एरोमेटिक एमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ ठंडे में अभिक्रिया करता है तो डाइएजोटीकरण की क्रिया होती है। हम इसी को अभिक्रिया के माध्यम से देखेंगे। हम एरोमेटिक एमीन में एनिलीन ले रहे हैं। एनिलीन का सूत्र है साथ ही क्या लेंगे? NaNO2। इसको हम अलग से भी बना सकते हैं बच्चों। सबसे पहले NaNO2 और HCl लेंगे और दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा HONO। ये क्या है? नाइट्रस अम्ल HNO2। ये नाइट्रस अम्ल बन रहा है और साथ ही NaCl बनेगा। ये कैसे बन रहा है देख रहे हैं आप? ये देखिए HONO ऐसा लिख सकते हैं इसे, है ना। फिर नाइट्रस अम्ल बनाए और ये NaCl बना। अब इसके पश्चात इस नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया हम एनिलीन से करवाते हैं। C6H5NH2 इसका नाम है एनिलीन। क्या बनेगा देखिए इसमें, और HCl लेंगे यहाँ, है ना। क्या लेंगे? HCl लेंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसका ताप रहेगा।
और जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा वो देखिए, C6H5N2Cl और H2O, 2 अणु पानी के बनेंगे। ये कैसे बनेगा देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो N है और ये N दोनों मिलके क्या बनाए, N2 बनाए, और ये Cl जो है यहाँ आपने लिख दिया। एक हाइड्रोजन है यहाँ हमारे पास, यहाँ HO बचा हुआ है, और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, 2 अणु पानी बना दिए। क्या बना, डाइएजोनियम क्लोराइड बना, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसके भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो डाइएजोनियम क्लोराइड होता है बच्चों, इसके भौतिक गुण में हम देखते हैं ये रंगहीन होता है और क्रिस्टलीन ठोस होता है। क्या होता है, रंगहीन क्रिस्टलीन ठोस होता है, किंतु वायु से क्रिया करके ये भूरे रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है, प्रायः वायु से क्रिया करके ये भूरे रंग का हो जाता है। इसकी विलेयता देखते हैं, ये पानी में घुलता है लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये अल्प विलेय होता है। ठीक है, क्या क्या जाना आपने, एक तो क्रिस्टलीन ठोस है ये, है ना, और रंगहीन होता है लेकिन वायु से क्रिया करके क्या होता है, भूरे रंग का हो जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं पानी में ये पूरी तरह से घुल जाता है लेकिन कार्बनिक विलायकों में अल्प विलेय है। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसके रासायनिक गुणों को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला ऐसी अभिक्रिया जिसमें सबसे पहले देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें N2Cl विस्थापित होता है। N2Cl विस्थापित होता है और नाइट्रोजन बनता है। और एक दूसरी अभिक्रिया और होती है जिसमें हम देखते हैं, जो दूसरी अभिक्रिया होती है उसमें हैलोजन समूह जो है भाग लेता है। ठीक है, 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें N2Cl विस्थापित होता है और नाइट्रोजन बनता है। दूसरी अभिक्रिया में हैलो समूह भाग लेता है। तो हम सबसे पहले पहली अभिक्रिया देखते हैं जिसमें कि N2Cl समूह विस्थापित होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। किसके द्वारा प्रतिस्थापन देखते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन देखते हैं। और इसमें जो उत्प्रेरक हम लेते हैं वो है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और साथ ही 2 अणु क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। देखिए कैसे अभिक्रिया होती होगी, C6H5N2Cl, 2 अणु हाइड्रोजन लिया आपने और उत्प्रेरक लिया जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने अभी क्या बताया, कौन प्रतिस्थापित होता है, N2Cl इसमें प्रतिस्थापित होता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। कैसे प्रतिस्थापित होगा देखिए, एक HCl बन जाएगा यहाँ, है ना, ये 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो ये सूत्र कितना है, यहाँ क्या लिखा है, C6H5 लिखा है, इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। किसका सूत्र है ये,
बेंजीन का सूत्र है, ये बन गया बेंजीन, है ना। साथ में N2 गैस निकल रहा है और HCl बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इस क्लोराइड से जुड़ गया और हमें प्राप्त हो रहा है बेंजीन, नाइट्रोजन गैस और HCl हमें प्राप्त हो रहा है। अब प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को हम जारी रखते हैं। अब देखते हैं एथिल एल्कोहल के द्वारा प्रतिस्थापन। ये हाइड्रोजन के द्वारा था, अब देखते हैं एल्कोहल द्वारा। देखिए एल्कोहल लिख दीजिए यहाँ पे, क्या सूत्र है एल्कोहल का, CH3CH2OH, ठीक है। अब एल्कोहल के द्वारा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और क्या बाहर निकलेगा, C6H6 हुआ, N2 बाहर निकल रहा है, N2 निकल गया और HCl बनेगा। ये हाइड्रोजन टूटेगा यहाँ पे, है ना, एक हाइड्रोजन यहीं रह जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। किसका सूत्र है ये, एस्टेल्डिहाइड, है ना, और साथ ही बनेगा HCl। तो इस तरह से हम देखते हैं एल्कोहल के द्वारा जब प्रतिस्थापन की क्रिया होती है तो एथिल एल्कोहल हमने लिया है ना, तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा और ये बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड, नाइट्रोजन गैस इसमें बाहर निकलेगी, ठीक है। और यदि हम साइड से जोड़े इसी अभिक्रिया को फिर से देखिए, दूसरे ढंग से भी हो सकता है, C6H5N2Cl और मैं इसको उल्टा कर दूं, है ना, क्या कर दूं मैं, इसको उल्टा कर दूं, HOC2H5 कर देते हैं, चलिए C2H5, HCl को बाहर निकाल देते हैं और N2 भी बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, C2H5O C2H5N2 इंटू HCl, ये क्या बना, डाईएथिल ईथर बना। तो हम ये देखते हैं कि जो एल्कोहल है उसके द्वारा प्रतिस्थापन 2 तरह से होता है। जब हम साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, HCl बनता है और हमको डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखते हैं बच्चों हाइड्रॉक्साइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, किसके द्वारा, हाइड्रॉक्साइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। अभी हमने किसके द्वारा देखा, एल्कोहल के द्वारा। तो हाइड्रॉक्साइड समूह के द्वारा जो प्रतिस्थापन होता है उसमें हम पानी से अभिक्रिया करवाते हैं, C6H5N2Cl इंटू H2O। H2O को इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना, और हम जो है यहाँ उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। तो हम जो है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन देख रहे हैं, OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखिए यहाँ N2 बाहर निकलेगा, इसमें क्या बन रहा है, एथिल एल्कोहल बन रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, C6H5N2Cl लिया है ना, तो यहाँ बनेगा C6H5OH, फिनॉल बनेगा, क्या बनेगा, इसका नाम है फिनॉल, फिनॉल बनेगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl बनेगा। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब
पानी के साथ क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो फिनॉल बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। इसी तरह से बच्चों हम देखते हैं एक अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में हम देखते हैं C6H5N2Cl और इस एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में। तो जब डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है C6H5Cl प्लस N2। ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में क्यूप्रस क्लोराइड क्या करता है, भाग लेता है ना, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और हम देखते हैं कि इसमें जो क्लोराइड समूह है सीधे जुड़ जाता है बेंजीन समूह से। यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन जुड़ा था ना, तो नाइट्रोजन इसमें क्या हो रहा है, अलग हो रहा है गैस के रूप में। तो सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, जब बेंजीन डाइओजेनम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में की जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है बच्चों, किसका, केवल उत्प्रेरक का अंतर है। देखिए गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, ये देखिए C6H5N2Cl, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और ये जब कॉपर की उपस्थिति में क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है C6H5Cl और नाइट्रोजन गैस इसमें अलग हो जाता है। मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगी, केवल उत्प्रेरक का अंतर है। जब क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती तो सैंडमेयर अभिक्रिया हो जाता है, और जब कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है बन वही रहा है। देखिए दोनों में क्लोरोबेंजीन बन रहा है, दोनों में नाइट्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन अंतर किसका है, उत्प्रेरक का, है ना। तो ये उत्प्रेरक क्यूप्रस क्लोराइड और यहाँ पे क्या है, कॉपर है। यहाँ पर भी सीधे बेंजीन रिंग से क्या जुड़ रहा है, क्लोराइड जुड़ रहा है ना। तो इस तरह से हम ये देखें कि सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया जिसमें केवल उत्प्रेरक का अंतर होता है। तो इस तरह से हम आज बहुत सी अभिक्रियाएं देखे बच्चों। एक अभिक्रिया और देख लेते हैं, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से अभिक्रिया। फास्फोरस अम्ल से। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र क्या है। हम जानते हैं H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। देखिए C6H5N2Cl इंटू H3PO2 और हम लेंगे 2 अणु पानी के।
हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा बेंजीन बनेगा यहाँ पर और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ये नाइट्रोजन गैस निकल रही है और हमने लिया था हाइपोफास्फोरस अम्ल, तो ये फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, H2PO3 हो जाएगा और साथ ही बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ मिलके बेंजीन बनाया, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकला, H3, यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, H3PO3 हो जाएगा ये, और हमें HCl प्राप्त होगा। ये जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन से क्रिया करके, क्लोराइड हाइड्रोजन से क्रिया करके HCl बनाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हाइपोक्लोरस अम्ल की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, बेंजीन तो बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, लेकिन ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल था वो किस में परिवर्तित हो जाता है, फास्फोरिक अम्ल में। हाइपोफास्फोरस अम्ल था वो फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। इस तरह से हमने बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, और इसकी जो शेष और महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं हैं जिनका अध्ययन बच्चों हम अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।